नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 13 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान के साथ अमेरिका ने एक बार फिर से जंग छेड़ दी है। कल जो जंग हो रही थी उसके बारे में तो आज शाम को यह कह दिया गया कि हाँ, हमने हमला रोक दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के अलग अलग इलाकों में धमाके हुए हैं। अब इस धमाके के बाद ईरान क्या कुछ करेगा, क्या ईरान का स्टैंड है, इस वीडियो में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही पिछले 24 घंटों के अंदर ईरान पे जो हमले हुए हैं, उन हमलों में ईरान को कितना नुकसान हुआ और ईरान ने पूरी दुनिया में कितना नुकसान पहुंचाया, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बहुत डिटेल बताएंगे। और साथ ही फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो या फिर जितने भी वेस्टर्न मुल्क हैं, इन तमाम देशों ने कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का ही साइड चुन लिया है। और साइड चुन के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फ्रांस, इटली जैसे देशों ने क्या कुछ बोला है, इवन यूरोपियन यूनियन ने क्या कुछ बोला है, वो भी आप जब सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और इस चीज को हम बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत में जो मुसलमान रहता है उसके लिए एक अलग कानून चलता है, एक एकदम अलग कानून। अब ये अलग कानून कैसा है, इसमें मुसलमानों के साथ कितना पक्षपात होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बहुत डिटेल बताएंगे। और साथ ही गाजा, लेबनान और फिलिस्तीन की कई ऐसी अहम खबरें आई हैं जिन खबरों के बारे में आपका जानना जरूरी है। और उन तमाम खबरों को बहुत डिटेल में हम कवर करेंगे। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही कमेंट में आप इस बात को जरूर बताइएगा कि आप अमेरिका के साइड है या फिर ईरान के साइड है, ताकि मुझे भी एक ताकत मिले, एक हिम्मत मिले कि हाँ, मेरे भाई ईरान के साइड खड़े हैं। तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि एक तरफ तो आज शाम को लगभग 4-5 बजे बाकायदा ये बोल दिया था अमेरिका ने कि हमने अपना जो थर्ड वेव का अटैक था उसको कंप्लीट कर लिया और हमारा मिशन पूरा हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी खबर निकल के सामने आई है कि जो बंदर अब्बास है वहां पे कुछ एक्सप्लोजन हुए हैं। अब ये एक्सप्लोजन ऐसा भी हो सकता है कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने जो बम वगैरह गिराए हों, उन बमों का कुछ रिमेन बचा हो, बाद में ब्लास्ट किया हो, लेकिन इसके चांसेस बड़े कम हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि अमेरिका ने फिर से हमला शुरू कर दिया। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जिस हिसाब से धमाके हो रहे हैं ये बात कंफर्म है। खैर, इसी दौरान दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के खुरिस्तान पे जो हमला किया था, इस हमले में ईरान को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे कि आप कहीं उनसे अलग थलग ना हो जाओ, लेकिन पत्रकारिता का एक धर्म होता है कि भाई सारी चीज़ें हूबहू बताई जाए। तो ये बात कंफर्म है कि नुकसान हुआ है ईरान को। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि ईरान के अंदर एक शख्स की मौत हुई है, 7 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा जिस खुरिस्तान की बात मैं आपको कर रहा हूँ, उस खुरिस्तान में एक गैस प्लांट है, वहाँ पे कुछ धमाके और एक्सप्लोजन देखे गए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं चाहूँगा वो वीडियो आप देखें। इसके अलावा दोस्तों, इसी खुरिस्तान में ईरान का बाकायदा एक आर्मी एयरपोर्ट का वेयर हाउस है। इस आर्मी एयरपोर्ट वेयर हाउस पे भी हमला हुआ है और यहाँ पे भी कुछ आग जैसी चीज़ें देखने को मिली हैं। वो वीडियो भी निकल के सामने आया है। मैं चाहूँगा कि उस वीडियो को भी देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान के एयरपोर्ट को तगड़ा डैमेज किया है अमेरिका ने। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह है कि ईरान के अंदर जो बिसहर न्यूक्लियर प्लांट है, जहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जहां पे न्यूक्लियर के जरिए बिजली वगैरह बनाई जाती है, वहां पे जानबूझ के अमेरिका ने हिट किया। आप सोचिए अमेरिका की मानसिकता कितनी गंदी है कि जानबूझ के न्यूक्लियर प्लांट पे हमला किया ताकि न्यूक्लियर प्लांट जो है वो लीक हो जाए और लीक होकर वहां से रेडिएशन फैले। उस रेडिएशन की जद में पहले तो पूरा तेहरान और बुशार आ जाए, फिर धीरे धीरे पूरा ईरान आ जाए और जितनी भी जीसीसी यानी जो गल्फ काउंसिल के मेंबर हैं वहां तक ये रेडिएशन फैले और एक तरह से न्यूक्लियर बम जैसी सिचुएशन वहां पे बन जाए, लाखों लोगों की जिंदगियां चली जाएं। और इस बारे में जो रशिया है उसने स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हुए कहा है कि ईरान के बुशार न्यूक्लियर प्लांट पे जो हमला हुआ है, इससे रेडिएशन फैलने का खतरा है। इसी के अलावा दोस्तों, रशिया से एक और बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि रशिया से एक विमान, और एक विमान नहीं कायदे से 3 विमान, जिसका नाम Tu-134S है, Tu-134S में आवाजाही देखी गई है। और सबसे ताज्जुब की बात दोस्तों ये है कि ये जो Tu-134S है, ये कोई लोकल प्लेन नहीं है।
ये प्लेन तब इस्तेमाल होता है जब रशिया का कोई बहुत वीआईपी कहीं जा रहा हो, बहुत वीआईपी मतलब बहुत हाई रैंक का आदमी कहीं जा रहा हो। तो इस समय ये तीनों विमान मस्को से निकल चुके हैं और जब तक शायद ये वीडियो आप देखें तब तक ये ईरान में लैंड कर चुके होंगे। यानी मतलब बड़ा साफ है कि रशिया से 3 बहुत ही हाई रैंक ऑफिसर ईरान की तरफ आ रहे हैं और इधर रशिया ने वार्निंग भी दी है कि भाई साहब न्यूक्लियर का खतरा, रेडिएशन का खतरा बढ़ रहा है, तो क्या वहाँ पे कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट आ रहा है या फिर कोई मिलिट्री ग्रेड का ऑफिसर आ रहा है या फिर कोई डिप्लोमेट आ रहा है, ये तो कल तक ही पता चल पाएगा। लेकिन रशिया ने अपने 3 विमानों को भेज के ईरान के साथ अपनी दोस्ती का सबूत दिया है। खैर ये बात साफ थी कि ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है तो ईरान भी खामोश नहीं बैठेगा। ईरान तो ऐसे भी खामोश नहीं बैठता, तो जब इतना बड़ा हमला हो गया तो खामोश होने का कोई मतलब ही नहीं है। लिहाजा ईरान ने पूरे अरब को, चाहे कतर की बात कर ले, चाहे बहरीन की बात कर ले, चाहे जॉर्डन की बात कर ले, चाहे जिस भी मुल्क की बात कर ले, हर जगह ठोका है, बड़ी तबीयत से ठोका है। जैसे बहरीन का एक मंजर निकल के सामने आया कि बहरीन पे जो हमला हुआ है उसका वीडियो निकल चुका है और इस वीडियो को देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बहरीन में तगड़ा हमला हुआ है, इंपैक्ट पड़ा है। इसके अलावा दोस्तों रिपोर्ट ये निकल के सामने आ रही कि बहरीन के अंदर अमेरिकन एयरक्राफ्ट यानी खासकर जो हेलीकॉप्टर थे उनका ओवरहॉल सेंटर था, ओवरहॉल सेंटर को ही ईरान ने ठोक दिया। मतलब सोचिए, ओवरऑल सेंटर को ही ईरान ने ठोक दिया। और इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ा क्लेम निकल के सामने आ रहा है, हालांकि इसका वीडियो तो है मेरे पास, मैं आपको सटीकता के साथ बताऊं तो इसका वीडियो है मेरे पास, लेकिन अभी तक वो वीडियो वेरीफाइड नहीं है। और मैं ये कंफर्म जान रहा हूं कि अगर वो वीडियो मैं लगाऊंगा, जैसे उस दिन मैंने वीडियो लगाया था, अमेरिकन चैनल्स ने भर भर के स्ट्राइक दिए, मुझे भर भर के स्ट्राइक दी है कि फेक खबर है, फर्जी न्यूज़ है। अब वो मामला एक तरह से यूट्यूब की कोर्ट में पेंडिंग है। अब यूट्यूब भी उन्हीं का है तो मेरी बात तो नहीं सुनेगा, ये मुझे पता है, इस वजह से अभी मैं वीडियो नहीं लगा सकता। लेकिन खबर अगर कंफर्म हो गई तो कल तक वो वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। खबर ये है कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका हवा पूरी दुनिया में बनाया गया जेराल्ड फोर्ड का, उसको ही ठोक दिया है। खबर निकल के सामने आ रही, टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से आपको बता रहा है, स्क्रीन पे आपकी रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं कि ईरान ने क्लेम किया है। इसके अलावा IRGC ने इसका वीडियो भी जारी किया, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये जानबूझ के मेरे चैनल पर स्ट्राइक डालेंगे, चूंकि अभी कल ही एक स्ट्राइक इन्होंने डाली और एक और पड़ेगी तो चैनल 90 दिनों के लिए टर्मिनेट हो जाएगा। और शायद ये रिस्क ना आप लेना चाहेंगे मेरे साथ और ना मैं लेना चाहूँगा, लेकिन वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आप देखने के शौकीन हैं और चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से मैं आपको खबरें बताऊं तो नीचे आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिख रहा होगा। आप वैसे तो मैंने आज तक ये बात बोली नहीं है, ऊपर वाले के रहमो करम से 12-13 हज़ार फॉलोअर हैं, जबकि मैं उस पर कुछ डालता भी नहीं हूँ। लेकिन अब प्रयास करूंगा कि उस पर वीडियो डालूँ और अनफिल्टर्ड डालूँ, चूँकि उस पर उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो आप इस इंस्टाग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी मैं अपडेट डालूँ वहाँ भी आपको देखने को मिल जाए। खैर अब अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर यह है कि ईरान ने अपना एक टॉप हिट लिस्ट निकाला है और इस हिट लिस्ट में जर्मनी से लेके मेलोनी जो इटली वाली मैम है, उनसे लेके बेंजामिन नेतन्याहू से लेके डोनाल्ड ट्रंप से लेके बड़े बड़े वो शख्स शामिल हैं जो ईरान के खिलाफ जहर उगलते थे, हर उस शख्स को शामिल किया गया है इस तस्वीर में। और ईरान ने कहा है कि हमारी टॉप हिट लिस्ट में शुमार है। इसके अलावा जो बाकी देश हैं वो जानबूझ के ऐसी हरकतें भी करते हैं कि उनकी ईरान से दुश्मनी हो ही जाए। जैसे यूरोपियन यूनियन की बात आप सुने, यूरोपियन यूनियन ने साफ तौर पे कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को फौरन खोल देना चाहिए, चूंकि ईरान और अमेरिका के झगड़े में हमारे व्यापार पे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये बयान यूरोपियन यूनियन का है और साथ ही यूरोपियन यूनियन ने यह भी कहा कि भाई साहब सीधी सी बात है, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है वो नेचुरल रास्ता है, उस पर किसी भी देश का कब्जा नहीं होना चाहिए। ये बात अब यूरोपियन यूनियन बोल रहा। इसके अलावा फ्रांस का बयान आप सुनिए। फ्रांस को अभी तक ईरान ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन फ्रांस का बयान आप सुनिए। फ्रांस ने कहा है कि जब तक न्यूक्लियर का मामला हल नहीं हो जाना चाहिए, जब तक न्यूक्लियर का मामला हल नहीं हो जाए तब तक ईरान के साथ कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए और कुछ भी करके ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। ये बात हमको आपको श्योर करनी पड़ेगी, मतलब चाहे जितने इंटेंस हमले करने पड़े हम करेंगे, बस ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। ये फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रोन का बयान है। और यही वजह है कि जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तब डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि भाई साहब पूरी दुनिया तो साथ है यार, खिलाफ कौन है।
जब पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े जो सुप्रीम लीडर का मतलब ये होता है कि पूरे देश का सबसे बड़ा नेता, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की पद भी है, कहीं राष्ट्रपति की पद भी है, तो हर देश का अगर सुप्रीम लीडर, टॉप लेवल का आदमी अगर डोनाल्ड ट्रंप की ही भाषा बोल रहा है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को दिक्कत क्या है। हालांकि आज CNN में डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू था, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप से स्टेट ऑफ हार्मोज के मामले में जब सवाल पूछा गया कि भैया ईरान तो कह रहा है कि स्टेट ऑफ हार्मोज बंद है, तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस मुद्दे पर मुझसे बातचीत ना करो, मैं नहीं बोल पाऊंगा अभी कुछ। सुनिए जरा। Iran has declared the Strait of Hormuz closed. Is that true, Mr. President? It's open as far as we're concerned. Don't talk about it. Talk about the reason that you asked me to speak. Okay. We appreciate your time, sir. इस वीडियो में आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि किस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ हार्मोज के मुद्दे पे बातचीत ही नहीं की, सवाल से भागता नजर आया है गुलाबी सुअर। खैर, इधर तो ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही हैं। इधर जॉर्डन से बड़ी खबर आ रही है कि जॉर्डन ने कहा है कि हमारे ऊपर ईरान की 4 मिसाइलें गिरी हैं और हमने उनको इंटरसेप्ट कर दिया। अब यही जॉर्डन है जिसने कल तक ये क्लेम किया था कि ईरान का कोई भी मिसाइल का मामला हम तक नहीं पहुंचा, लेकिन बाद में सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ कि जॉर्डन में जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट का वेयर हाउस था जिसमें 100 से ज़्यादा विमान खड़े थे, उसको फूंक दिया है, साफ तौर पे फूंक दिया है। ये हो गया, लेकिन जॉर्डन झूठ, प्रोपोगेंडा, नैरेटिव फैलाता रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पापुआ का नुकसान कोई नहीं दिखाना चाहेगा। खैर, इसी दौरान दोस्तों ईरान ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि अगर आज के बाद हमारी किसी फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया गया तो हम अरब देशों के अंदर जितनी फैसिलिटीज लाइक गैस, ऑयल रिफाइनरीज, इन तमाम चीज़ों को हम टारगेट करेंगे और हमें किसी का डर नहीं है। मतलब अब तक जो अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा था वो चीज़ें अब ईरान नहीं करेगा। ईरान का साफ तौर पे कहना है कि अगर हमें नुकसान पहुंचाना होगा तो हम अरबों की इकोनॉमी पे नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि जब तक अरबों की इकोनॉमी पे चोट नहीं पहुंचेगी ये अरब ईरान को अपने यहाँ से बाहर नहीं करेंगे। ये बात क्लियर थी और इसी वजह से अब गैस से लेके तेल से लेके हर जगह पे ईरान ने मिसाइल लॉक कर दी और कहा है कि अगर बेटा कुछ हुआ यहां ठोकेंगे। खैर, इसी दौरान दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि जिस हिसाब से स्टेट ऑफ हार्मोज और मिडिल ईस्ट में बवाल चल रहा है, ईरान और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं, खबर यह है कि तेल के दाम 3 से 4% हाइक पे जा सकते हैं। 3 से 4%। अब ये बात आपको क्यों बता रहा हूं वो थोड़ा तवज्जो से सुनिएगा। हमारे देश की गोदी मीडिया आपके सामने बार बार ये खबर फैलाएगी कि अरे हमारा सारा तेल जो है वो रशिया से आता है। इधर अंधभक्त मंडली की एक खास प्रजाति है, बहुत ही खास प्रजाति है, बहुत खास यूनिक ब्रीड, ये केवल हमारे यहाँ ही मिलती है। इनका कहना है कि अबे हम मुसलमानों से कुछ नहीं लेते, अरबों से हमें क्या लेना देना, हमारा तो तेल जो है वो वेनेजुएला से आ जाएगा, हमारा जो तेल है भाई साहब वो रशिया से आ जाएगा। तो बड़ा सवाल ये है कि जब सब कुछ अरब से नहीं है, जब सब कुछ रशिया से, वेनेजुएला से, अलग अलग और जो मोर देन फ्रेंडली कंट्रीज भी है, यू नो इंग्लिश है वहाँ पे, वहाँ से आएगा तो भारत में तो तेल के दाम बढ़ने नहीं चाहिए, गैस को लेके किल्लत होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये चीज़ें हमने देखी, लेकिन अंधभक्तों को ये बात समझ नहीं आती। अब क्यों नहीं आती? चूँकि उनको एक चूरन चटाया गया है। चूरन किस चीज़ का है पता है? चूरन है कि अब इस देश में तुम अल्पसंख्यकों के ऊपर राज कर रहे हो। मतलब समझिए क्रोनोलॉजी, जो मुसलमान समुदाय है उसको तुम दबा चुके हो, तुम उसके ऊपर राज कर रहे हो, ऐसा नैरेटिव उनके सामने सेट कर दिया गया है। और वो बेचारे जो अपने घर में बाप से मार खाते हैं, जो अपने घरों में बाप से मार खाते हैं, वो जब बाहर निकलते हैं और उनको ये पता चलता है कि अरे कुछ नहीं तो मुसलमान को तो मार ही सकता हूँ, तब वो मुसलमानों को परेशान करते हैं। एक भाई साहब थे, ये बेचारे ट्रेन से जा रहे थे, दाढ़ी वाले थे, टोपी वाले थे। ये जैसे ट्रेन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 4-6 ऐसे वैसे आते हैं, जाति धर्म मत मजहब पूछ के गाली गलौज मारपीट करने की कोशिश करते हैं। गलीमत रही कि वहाँ पे सीआरपीएफ के जवान खड़े थे, उन्होंने जैसे तैसे करके बीच बचाव किया। अच्छा, सीआरपीएफ के जवानों की कोई ड्यूटी नहीं लगी थी, वो बेचारे छुट्टी मना के अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे और उस दौरान ये सब हुआ। सुने आप बीती खुद उस मुसलमान की। मैं अभी दिल्ली से अकबरपुर का सफ़र कर रहा हूँ, लोकनायक एक्सप्रेस से, सेकंड AC क्लास की डिब्बा है। अभी जस्ट आधा घंटा पहले अयोध्या निकला है और यहाँ से 4 RSS के लोग चढ़े, जो मुझे देखते ही वही कुत्ते की तरह भौंकना जो उनकी आदत है वो करने लगे। बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलना, मुसलमानों को बुरा भला कहना मेरे मुंह पे। मैं खामोश रहा, फिर भी उसमें से एक इंसान ने मेरे ऊपर हाथ उठाया और इतने में दूसरे कोच में जो है वो CRPF के 2 जवान लेटे हुए थे, वो उठ कर आए और उन्होंने काफ़ी बचाव किया। तो कहने का मतलब ये कि जो हजरात भी खासकर हमारे लाइन के ट्रेनों से सफ़र कर रहे हैं वो बहुत एहतियात के साथ सफ़र करें। उलमा शोरा
के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और जो हादसा पिछले साल मौलाना तौसीफ़ के साथ हुआ, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ वल्लाह आज वही हादसा मेरे साथ होने वाला था। लेकिन ये मखदूम अशरफ का करम है कि उन्होंने बहुत हिफाजत की। अल्लाह ताला तमाम उलमा शोरा की हिफाजत करे। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि इस देश का मुसलमान ट्रेन में अगर दाढ़ी टोपी लगा के चल रहा है तो उसके साथ ये सब होगा। क्यों? अच्छा, ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे हैं, मतलब वो लोग जो घरों में परेशान हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है। लॉजिकली देखा जाए तो आई एम प्राउड हिंदू। मैं गर्व से कहता हूँ कोई भी ऐसा हिंदू नहीं होगा यूट्यूब पे जो टीका लगा के हाथों में माला पहन के वीडियो बनाता हो। क्योंकि बहुत सारे हैं, उनको मुसलमानों का व्यूज चाहिए तो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, अपनी आइडेंटिटी वो छुपाते, लेकिन मुझे नहीं छुपाना। मुझे किस बात का डर है भाई? हम लोग इतने 100 सालों से साथ आ रहे हैं, क्या ये 10-15 साल की नफरत ने हमको बांट दिया? मैं अकेला हिंदू हूँ, टीका लगा के वीडियो बनाता हूँ, व्यूज देखिए आप, लाखों में लोग देखते हैं भाई, लाखों में लोग देखते हैं। नया चैनल है मेरा। क्यों? क्योंकि जो ईमान पसंद करता है उसको खबरों से मतलब है, कोई भी दे। और कुछ ऐसे नफरती दोनों साइड है, वो बांटेंगे। अब सुनिए, सरकार इसमें भर भर के प्रोत्साहन देती है। अभी कोई मौलाना, कोई मुस्लिम, कोई दीन का पाबंद आदमी अपनी सीट पे नमाज पढ़ ले तो सबके पिछवाड़े में चुल्लू मच जाता है। न जाने कौन सा कीड़ा काटता है, उसकी कोई दवाई नहीं बनी। लेकिन ट्रेन में लोग पूजा करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे। वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ट्रेन में पूजा, हवन इत्यादि चल रहा है। अब बात यह है, एज ए हिंदू मैं अपना बताऊं, बहुत खुल के बात करता हूं, आप तो मेरे अपने भाई हैं, आपसे क्या छुपाना। जब मैं देखता हूं कि ट्रेन में पूजा हो रही है तो मुझे अच्छा लगता है यार कि ट्रेन में पूजा हो रही है, कम से कम मेरे धर्म का काम हो रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं नमाज पढ़ने वाले को देखूं और अगर मेरे जहन में आ जाए कि ये क्या मूर्खता भरा काम कर रहा है, ये क्यों सड़क जाम करके बैठा है, तब मेरे अंदर धर्म का कीड़ा नहीं, नफरत का कीड़ा है। बात ये होनी चाहिए कि पहली बात तो ट्रेन जैसी जगहों पे या फिर किसी भी ऐसी जगहों पे कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए। पब्लिक डोमेन में पर्सनल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, वो धर्म आपका, आपके परिवार तक, आपके घर तक, आपकी चार दीवारी तक, आपके मंदिर तक, आपके मस्जिद तक सीमित है। सड़क से लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक, अच्छा मान लेते हैं कि आपको करना ही है, कि भाई हमें करना है। बहुत सारी चीज़ें होती है टाइम की पाबंद में लोग करते हैं, जैसे नमाज टाइम के पाबंद में है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता है तो उस पार्टिकुलर टाइम में लोग कुछ करते हैं। ठीक, तो जब आप अपना करते हैं, आपको यज्ञ करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर किसी नमाज वाले को देख के आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और अगर होती है तो फिर खून में आपकी मिलावट है। या तो आप भी ना करें, जैसे सीधी सी बात है, मैं शराब ना पीऊं, आपसे कहूं कि भाई शराब मत पीना, तब तो अच्छी बात है। मैं पीऊं, आपको मना करूं, मैं नॉनवेज खाऊं, आपको मना करूं कि भैया बकरा नहीं कटना चाहिए, तो ये मेरा दोगलापन है, ये मेरा दोगलापन है, कंप्लीट दोगलापन। और माफ करना, राजपूत हूं, दोगला नहीं, समझिएगा बात को। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक सवाल आप लोग पूछते हैं कि भैया नोटिफिकेशन नहीं आता, तो देखिए आपने बेल आइकन जो है उसको ऑन सही से किया है कि नहीं। बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आपको ना समझ में आए तो घर में कोई बच्चा है उससे पूछ लीजिएगा, लेकिन ऑन कर लीजिएगा ताकि धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।